नमस्कार, मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं कहानी चीखती हवेली के कितने राज। चलिए सुनते हैं इस कहानी का 5वां भाग। मेरे सिर में दर्द था। मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता था, पर जाना पड़ा और मैं सुबह सुबह निकल गया शहर के लिए। पहले हॉस्टल गया, फिर वहाँ से कॉलेज, और कॉलेज में पहुँचते ही संजना को ढूंढने लगा। मेरी नज़र बस इधर उधर संजना को ही ढूंढ रही थी। जब वो कॉलेज परिसर में कहीं नहीं दिखी तो मैं क्लास में गया। समय हो चुका था, अतः क्लास में बैठना पड़ा। वो वहाँ भी नहीं थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था। मैंने सोचा उसकी दोस्त से पूछूं, पर वो भी नहीं थी। अब मैंने अपने सारे दोस्तों से पूछा, भाई संजना नहीं दिख रही। कौन संजना? कौन संजना? मतलब क्या? मैं अचंभित होकर बोला, संजना, अपने क्लास वाली। भाई तू सोकर आया है क्या? अपने क्लास में संजना नाम की कोई लड़की है ही नहीं। शॉक, एक ज़ोर का झटका लगा। मैं विचलित हो गया। मुझे लगा मेरा दोस्त मजाक कर रहा है। मैंने बाकी और लोगों से भी पूछा, पर सबने एक ही बात बोली, संजना नाम की कोई लड़की है ही नहीं, और सब मुझ पर हंसने लगे। मैं कुछ भी ना सोच सका और फटाफट क्लास से निकलने लगा। मुझे टीचर ने टोका, पर मैं रुका नहीं और बाहर निकल गया। आज तो मेरी क्लास लगने वाली थी, पक्का। अरे अमित, क्या हुआ तुझे? पर मैं कहाँ सुनने वाला था। मुझे लगा सभी मुझसे झूठ बोल रहे। मैं बाहर आकर संजना को देखने लगा। जहाँ भी मैं संजना के साथ बैठकर बातें करता था, और संजना का कहीं भी पता नहीं चला। मैं हार मानकर कैंटीन में जाकर बैठ गया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सनसनाहट सी हो रही थी। आखिर मामला क्या है? ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग में किसी ने एक साथ 10 इनो के पैकेट फाड़ कर डाल दिया हो। सन आवाज़ आ रही थी। एक साथ दिमाग से बुलबुले निकलने शुरू हो गए थे। आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? आज तक मैं जिस लड़की से बात कर रहा था, वो कौन थी? वो कौन थी जो सिर्फ मुझे नज़र आती थी? किसी और ने देखा ही नहीं उसको। मैंने कैंटीन वाले से पूछा, भैया, मेरे साथ जो मेरी दोस्त आती थी, मैं हर बार 2 कोल्ड ड्रिंक लेता था। मैं बहुत सोच कर बोला, जिसका नाम संजना था, क्या वो आई थी क्या? अमित, तुम हमेशा 2 कोल्ड ड्रिंक लेते थे, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होता था। हमेशा 2 समोसे लेते थे, पर खाते तुम एक ही थे। मुझे बहुत तेज़ का झटका लगा। ये क्या लोचा है भाई? मेरे सिर में दर्द अब और बढ़ चुका था। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी साइकिल उठाई। स्टैंड पर सिक्योरिटी से झगड़ा किया। उसकी कोई गलती नहीं थी, वो अपना काम कर रहा था, पर मुझे स्कूल से भागना था और उसे रोकना। पर मैं दूसरे रास्ते से, जो अक्सर हर एक स्कूल में होता है, वहाँ से किसी तरह निकल गया। वहाँ से मैं सीधा हॉस्टल पहुँचा और हॉस्टल से घर की तरफ निकल गया। मेरे दिमाग में संजना ही थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ छाया हुआ था। मैं बाबा जी से मिलकर सब बता देना चाहता था कि आखिर मामला था क्या। मैं बहुत तेज़ी से साइकिल चला रहा था। अचानक से मुझे संजना जैसी ही कोई लड़की दिखी। मैं चलते चलते पीछे की तरफ देखा तो सामने से आ रही एक जीप ने मुझे टक्कर मार दी। धड़ाम। मैं साइकिल के साथ दूर के गड्ढे में जा गिरा। मेरे सिर में चोट आई थी। बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हो चुके थे और जीप वाले को धोने लगे थे। मैं जब तक उन्हें कहता कि उसका दोष नहीं है, तब तक मैं अपनी आंखें मूंद चुका था। मैं बेहोश हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्मी सेट हो। बड़ी सी हवेली, बड़ी बड़ी दीवार, बड़ा सा दरवाज़ा, अंदर जाने पर बड़े बड़े कमरे, एक लंबा चौड़ा हॉल जिसमें रंग बिरंगी कांच वाली लटकती झूमर, और सबसे बड़ी खासियत, बहुत बड़े बड़े पर्दे। एक आलीशान हवेली जिसमें एक परिवार बैठा है। रात का समय है। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। खाने के टेबल पर एक आदमी
जो घर का मालिक था, उसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। ये 4 बच्चे 11 से 18 वर्ष की आयु के होंगे। एक नौकर और एक नौकरानी जो रसोई का काम संभाले हुए थे, और दोनों खाना परोस रहे थे। घर में और भी लोग रहते थे, पर अभी यहाँ नहीं थे, जैसे घर के मालिक के भाई और उसका परिवार। इन सब के बीच एक और आदमी भी था। वो खाने के टेबल पर तो नहीं बैठा था, पर बैठक में बैठकर कुछ हिसाब कर रहा था और खातों को देख रहा था। उसके सामने लाल रंग की 3 बही खाते पड़े थे और वो उसमें घुसा हुआ था। खाना खत्म करके घर का मालिक उठा और सीधा बैठक में आ गया, जहाँ बही खाते में हिसाब किया जा रहा था। मिला कि नहीं? रौबदार आवाज़ में मालिक ने बोला। नहीं साहब, मैं ढूंढ रहा हूँ, हिसाब बहुत पीछे से देख रहा हूँ। देखो कल्पू, जल्दी करो, मैंने इसके चक्कर में अपने भाइयों को भी घर से निकलवा दिया है। मुझे हिसाब जल्दी बनाओ। अच्छा, तो ये कल्पू और ये सोम बाबू हैं? जी मालिक, सुबह तक मिल जाएगा, आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए। कल्पू ने बड़े विनम्रता से सोम बाबू को बोला और अपने काम में लीन हो गया। सोम बाबू सोने के लिए चले गए। कल्पू अपने काम में लग गया। बचाओ बचाओ बचाओ, बच्चों के कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। सोम बाबू भी अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में थे, पर उनके कानों में चीखने की आवाज़ें नहीं गईं। पूरी हवेली में धुआं धुआं हो गया था। दम घुटने लगा था उन बच्चों का। आग की लपटों ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। चीखने की आवाज़ सुनकर नौकर भी उठ गया। फिर अचानक सोम बाबू के कमरे से भी आवाज़ें आने लगी। सभी कमरों को बाहर से बंद कर दिया गया था। एक तरफ से सोम बाबू व उसकी पत्नी की चीखने की आवाज़, और दूसरी तरफ बच्चों के कमरे से चिल्लाने की आवाज़, और तीसरी तरफ से सबसे नीचे नौकर के कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। बचाओ बचाओ, मम्मी पापा बचाओ, भैया कुछ करो। 11 साल का सबसे छोटे भाई ने घुटते हुए बड़े भाई को बोला, तो बड़े भाई की भुजाएं फड़फड़ाने लगी। उसने एक लकड़ी का स्टैंड उठाया जिस पर फूलों का पॉट रखा हुआ था, और खींचकर कांच की खिड़की पर दे मारा। खिड़की का कांच तो टूट गया, पर एक कांच वाली खिड़की के अलावा लोहे की बनी जाली वाली भी खिड़की थी। उसे देखकर बड़े की हिम्मत पस्त हो गई और वो बड़े जोर से चिल्लाया, माँ, पिताजी। पर एक दूसरे की आवाज़ ही वो सुन सकते थे। सभी 3 भाई और एक बहन रोने लगे, तड़पने लगे। उनकी चीखती आवाज़ दूर दूर तक दिल दहला रही थी। चीख ने बाहर खड़े लोगों के कानों के पर्दों को फाड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि लोगों ने मदद नहीं करनी चाहिए, पर जब तक आग बुझाने की गाड़ी आती तब तक आग ने अपना काम कर दिया था। मालिक बचाओ, नौकर के मुंह से खून की उल्टियाँ शुरू हो गई थी। उसकी पत्नी ने उसे पानी पिलाना चाहा, पर पानी की एक बूंद भी वो पी न सका। सोनू, मेरे बच्चों, मैं आ रहा हूँ, सोम बाबू की आवाज़ गूंज रही थी। उनकी पत्नी उनके सामने दम तोड़ रही थी। उनके गले में भी धुएं ने जहर बनकर कचोटना शुरू कर दिया था। 8 लोगों की दम घुटती हुई आवाज़, दर्दनाक कराती हुई चीख ने कलेजा दहला दिया था। चीत्कार ऐसी कि धरती कांप जाए। पूरी हवेली कांप गई थी। आग की लपटों ने एक एक पर्दे से लेकर लकड़ी के सामानों जैसे कुर्सी, मेज, अलमारियाँ सबको खाना शुरू कर दिया। फिर आग ने अपना तांडव इंसानों को तबाह करने में दिखाया। एक एक जान उस आग की चपेट में जा रही थी। एक भी रास्ता नहीं था बाहर निकलने का। खिड़कियां तक बाहर से बंद थी। उन्हें बाहर से लॉक कर दिया गया था। दरवाजे इतने मजबूत थे कि उसे तोड़ पाना नामुमकिन था। आग में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से पहले उन सभी का धुएं से ही दम घुट गया था। जब आग ने उन्हें अपने चंगुल में लिया तो वो आधे मर ही चुके थे, और जब तक हवेली को बुझाया जाता सभी लोग जलकर कोयला हो चुके थे। अचानक से मेरी नींद खुली और मैं मेरे घर पर लेटा मिला। मतलब मैं सपने में था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैं समझ गया कि मुझे चोट लगी थी और मैं बेहोश हो गया था। क्या हुआ अमित? माँ मेरे पास ही बैठी थी। तुझे जीप वाले ने यहाँ तक छोड़ा और दवा भी कराई।
सिर पर पट्टी भी कराई। डॉक्टर ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। माँ रोने लगी थी। माँ, मुझे बाबा जी से मिलना है। पर क्यों अमित? माँ हड़बड़ा गई। अभी आराम करो। नहीं माँ, मैं बोला, बाबा जी से मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ जो हो रहा है ये कोई इत्तेफाक नहीं है। क्या मतलब? माँ तुम चिंता मत करो, मैं बाबा जी से मिलकर आता हूँ, आप घर पर ही रहो। अरे पर तुम्हें चोट लगी है, माँ बोली। माँ, मैं कोई युद्ध पर नहीं जा रहा हूँ। मैं चिड़चिड़ा कर बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। माँ मुझे देखती रही। माँ मेरी आंखों को देखकर डर गई थी शायद। मैं माँ को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, पर मेरे वश में शायद वही था। और मैं बाबा जी की कुटिया की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँचा तो बाबा जी वहीं पर विराजमान थे। उनके सामने 3 और लोग बैठे थे। तब बाबा ने मुझे देखा और मेरी आंखों में झांक कर उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया और बाबा जी ने बाकी लोगों को वहाँ से रुखसत किया। क्या फिर कोई सपना देखा मेरे बच्चे? मैं बाबा की विद्या पर अचंभित था। सबसे पहले मैंने बाबा जी को संजना के बारे में बताया। बाबा जी मुस्कुराए। अमित, संजना कोई थी ही नहीं। संजना बस तुम्हें जानने आई थी कि तुम इस हवेली की चीख को शांत करने के लिए किस हद तक जा सकते हो। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरे सपने में सोम बाबू अर्थात कलकत्ता का सपना आया था। फिर क्या हुआ? बहुत दर्दनाक हादसा था बाबा जी। मैंने देखा कि किस तरह सोम बाबू का पूरा परिवार आग में तहस नहस हो गया, किस तरह से पूरा परिवार जलकर मर गया। मैंने बाबा जी को पूरी बात बताई। बाबा सोच में पड़ गए। इतना बड़ा कांड हुआ था और कल्पू का क्या हुआ? कल्पू कहीं नहीं दिखा बाबा जी। कहीं ऐसा तो नहीं आग उसी ने लगाई थी? पता नहीं बाबा जी, मुझे तो वो दिखा नहीं। मैं सिहर गया। बाबा जी, मैं ही क्यों? मुझे ही संजना ने क्यों चुना अपने काम के लिए? बेटे, तुम नेक दिल इंसान हो, साफ दिल के इंसान हो, इसलिए। नहीं तो अब तक तो तुम्हारा नुकसान कर चुकी होती। अब देखो, इतना बड़ा दुर्घटना हुआ और तुम्हें मामूली सी चोट आई। पर बाबा, संजना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी दुर्घटना पर हुआ तो कुछ नहीं ना, अतः तुम डरो मत। अभी और सपने आएंगे। मतलब बाबा जी, पहले के जिन 3 सपनों में वो बच्चे देखे ये वही थे, सोम बाबू के बच्चे? हाँ। अब ये तो नहीं बता सकता कि वो चाहते क्या हैं तुमसे, पर इतना जानता हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बाबा जी, उस चीखती हवेली का राज क्या है? हो सकता है तुम बस ऐसे ही सपने देख रहे हो, वो कुछ भी ना चाहते हो। मैं कुछ बोल न सका। मैं चुप था। मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मुझे नींद भी आ रही थी। अब मुझे सोने का मन कर रहा था। बाबा जी मन मन मुस्कुराए और बोले, जाओ बेटा, घर जाओ, सो जाओ। अभी और कितने सपने आने हैं और क्या होने वाला है अमित के साथ, सुनेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।